मेरे सामने गाड़ी का एक तवील सफर था। मुझे कर्नाटक और सौराष्ट्र के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरना था। वहां खतरा था कि मैं पहचान न लिया जाऊं, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मंजिल राजस्थान की सरहद थी। वहां तक पहुंचने के लिए कर्नाटक और सौराष्ट्र के सूबों से लाजमी तौर पर गुजरना था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि आधुनी पर उतरने के बाद बेंगलोर जाने के लिए टिकट कहां से खरीदेंगे। दूर से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। मैंने रेल की पटरी की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर रेल के इंजन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। वो मुख्तसर सी बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी। उसका इंजन छुक छुक करता प्लेटफार्म पर आकर रुक गया। थोड़े से मुसाफिर थे। ट्रेन में काफी जगह थी। हम एक डिब्बे में सवार हो गए। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे रोज सुबह आधुनी जंक्शन पर पहुंच गई। वो एक निस्बतन बड़ा स्टेशन था। हम स्टेशन से बाहर आ गए और एक झोंपड़ी से चावल खरीद कर खाए। फिर स्टेशन की इमारत से जरा दूर नारियल के दरख्तों के एक झुंड में बैठकर सोचने लगे कि आखिर आगे सफर का किराया कहां से आएगा। सुधा कहने लगी, मैं अपने सांप बेटे का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लूंगी। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इसमें ज्यादा रकम जमा होने की तवक्को नहीं थी। बंगलुरु तक हमें रेलवे किराए और सफरी अखराजात मिलाकर कुल 150 रुपयों की जरूरत थी। सुधा नगनी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि सांप का तमाशा दिखाकर इतनी रकम जमा नहीं हो सकती थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो कस्बे में चलते हैं, वहां जरूर कोई नाग मंदिर होगा। मैं वहां अपने सांप की पूजा करवा के इतनी रकम जमा कर ही लूंगी। ये एक बड़ा कस्बा था। मैंने स्टेशन पर और स्टेशन से बाहर पुलिस वाले देखे थे। चुनाचे मैं सुधा के साथ कस्बे में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने पाँव में दर्द का बहाना बनाते हुए कहा, तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुधा नगरी ने नाराजगी से मुझे देखा और कस्बे की तरफ चल पड़ी। उसके जाने के बाद मैं दरख्तों के पीछे इस तरह टेक लगाकर बैठ गया कि स्टेशन की तरफ से आने वाले की नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। बेंगलोर एक्सप्रेस रायपुर शहर की जानिब से वहां दिन के 1:15 बजे पहुंचती थी। सुधा नगरी को गए जब 1.5 घंटा गुजर गया तो मुझे तशवीश हुई, कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस गई हो, कहीं किसी ने उसके पास लाल देखकर उसे अगवा न कर लिया हो। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। 1.25 घंटे बाद सुधा नगरी मुझे रेलवे फाटक की तरफ से आती दिखाई दी। उसके हाथ में केले के पत्तों में लिपटी हुई कोई चीज थी। मेरे करीब पहुंचकर पत्तों का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो रघु, मेरे पति देव जलेबियां खाओ। रुपयों का कुछ बना? मैंने बेताबी से पूछा। कैसे ना बनता, नाग मंदिर में जाकर सुधा नगनी खाली हाथ वापस नहीं आ सकती। ये देखो, पूरे 200 रुपए हैं। उसने साड़ी के पल्लू से सारे नोट निकालकर मेरे हवाले कर दिए। तुमने तो कमाल कर दिया सुधा। वो बोली, अगर मैं कुछ देर और ठहरती तो इससे भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते, लेकिन हमें तो बड़ौदा जाकर लाल फरोख्त करना है। अब ये पैसे मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। हम उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर आ गए। मैंने बंगलोर सिटी के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद लिए और प्लेटफार्म पर एक कोने में जाकर बैठ गए। बेंगलोर एक्सप्रेस लेट थी। बहरहाल 2 बजे वो हमें लेकर रवाना हो गई। वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन निकल आया, फिर वो भी गुजर गया और रात आ गई। स्टेशन पर स्टेशन और शहरों पर शहर गुजरते गए। वो रात भी रेलगाड़ी में बीत गई। खुदा खुदा करके बेंगलोर सिटी का स्टेशन आया। वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं वहां बहुत मोहतात हो गया। मैं सुधा के साथ 3rd क्लास वेटिंग रूम में जाकर मुसाफिरों के पीछे आ गया। वहीं हमने खाना खाया। सुधा नगनी बड़ी खुश थी, कहने लगी, मैं बेंगलोर से साड़ियां खरीदूंगी। कीमती लाल अभी तक उसके पास था। मेरी नजरें पुलिस या CID वालों को तलाश कर रही थी। वहां कोई पुलिस वाला तो नहीं था, लेकिन CID वाला कहीं भी किसी भी लिबास में मौजूद हो सकता था। मेरी तजुर्बाकार निगाहें अपने इतराफ का बगौर जायजा ले रही थी। अभी तक मुझे किसी तरफ से खतरे की बू महसूस नहीं हुई थी। बेंगलोर से हम फिर गाड़ी में सवार हो गए और रंगाबाद, कोल्हापुर और सूरत से होते हुए गुजरात काठिया वार्ड के दूसरे बड़े शहर बड़ौदा पहुंच गए। वो भी एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। शहर भी बहुत बड़ा था। यही हमारी मंजिल थे। मेरे पास अब सिर्फ 15-20 रुपए बाकी रह गए थे। बड़ौदा स्टेशन पर मुझे मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी दिखाई दिए। मैं ज्यादा मोहतात हो गया। सुधा नगनी मेरे साथ साथ चलते हुए बोली, रघु, आखिर हम यहाँ पहुंच ही गए। चलो शहर चलकर किसी बड़े जोरी से मिलते हैं। रघु, हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? 1 जोड़ा तो साड़ी का मैं यहाँ से जरूर खरीदूंगी। हम प्लेटफार्म के 3rd क्लास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बड़ी चौकसी के साथ चारों तरफ देख रहा था। गेट पर टिकट कलेक्टर खड़ा था, बाहर जाने वालों से टिकट ले रहा था।
लाल की नहुसत का वक्त आ गया था। मैं आगे आगे था, टिकट मेरे हाथ में था। सुधा नगनी मेरे पीछे पीछे थी। मैं टिकट देकर गेट से निकल आया तो सुधा ने टिकट कलेक्टर की तरफ अपना टिकट बढ़ाया। अचानक ऐसा हुआ कि सुधा नगनी का चहेता बेटा काला सांप उसकी साड़ी से निकलकर एक भयानक फुनकार के साथ टिकट कलेक्टर पर हमला आवर हुआ। सुधा नगनी ने चीख कर उसे रोकना चाहा, मगर इस दौरान में सांप उसके हाथ पर डस चुका था। सांप शायद ये समझा था कि टिकट कलेक्टर उसकी मां पर हमला करना चाहता है। टिकट कलेक्टर चकरा गया, मगर उसने दूसरे हाथ से सांप पर वार किया। सांप उछलकर सुधा की गर्दन से नीचे गिर गया। वहां शोर मच गया। लोग सांप को मारने दौड़े। सांप स्टेशन के हाल की तरफ भागा। सुधा नगनी चीखती चिल्लाती अपने सांप बेटे के पीछे भागी। टिकट कलेक्टर वहीं गिर गया था। मुझे ख्याल ही ना रहा कि सांप का मनका मेरी जेब में है। मैं भी घबराहट में सुधा के पीछे लपका और पुलिस के 3 सिपाही हमारे पीछे दौड़े। इस सांप का जहर इस कदर मुहलक और सही था कि टिकट कलेक्टर का जिस्म सब्ज होकर स्याह पड़ने लगा। मैं सुधा नगनी को पुकार रहा था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे आवाजें दे रही थी। सांप ने अपने पीछे इतने हजूम को देखा तो घबरा कर लोहे के गार्ड पर चढ़ा और छत की आनी कड़ियों में जाकर गायब हो गया। हमारे पीछे शोर मच गया। टिकट बाबू मर गया। टिकट बाबू सांप के काटने से ही मर गया। अचानक मुझे अपने सांप के मनके का ख्याल आया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। पुलिस ने सुधा नगनी को पकड़ लिया और उसे घसीट कर पीछे टिकट चेकर की लाश के पास ले आए। सुधा नगनी सहमी हुई थी। उसने टिकट चेकर की लाश देखी तो रोते हुए बोली, इसे मैंने नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूं। पुलिस के एक सिपाही ने सुधा नगनी की हथकड़ी डाल दी और बोला, ये तुम्हारे सांप से मरा है, इसका फैसला अदालत में होगा। सुधा नगनी ने चीख कर मुझे पुकारा, रघुपति देव तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ। मैं लोगों के हजूम में 2 आदमियों के कंधों के ऊपर से सुधा नगनी को पुलिस की हिरासत में देख रहा था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया कि मैं दंग रह गया था। जब सुधा ने मुझे आवाज दी तो मैंने देखा उसकी कैसरी आंखें खौफजदा थीं और वो परेशान नजरों से मुझे हजूम में तलाश कर रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहीं जम कर रह गया। इंडियन मिलिट्री पुलिस के 2 वर्दी पोश सिपाही तेज तेज कदम उठाते हजूम की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अब अगर मैं कदम आगे बढ़ाता तो वो मौत की तरफ मेरा कदम होता। सुधा नगनी ने खुद टिकट चेकर को नहीं मारा था, उसके सांप ने उसे हिलाक किया था। सुधा नगनी को थोड़ी सी कैद हो सकती थी, लेकिन अगर मैं मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। मैंने वहीं अपना सर नीचे कर लिया और हजूम से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी से बाहर आ गया। यहाँ रिक्शे, टैक्सियां और गाड़ियां खड़ी थी। हर कोई टिकट चेकर की मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। लोग जाए वारदात की तरफ लपक रहे थे। सुधा नगनी को अकेला छोड़ देने पर मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत मुलामत किया, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बार बार ये कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था कि सुधा नगनी ने खून नहीं किया, इसे सिर्फ 2-3 साल कैद होगी, फिर वो रिहा कर दी जाएगी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बराबर कचूके लगा रहा था। मुझे यह मालूम था कि थाने में तलाशी लेते वक्त सुधा के लिबास से लाल बरामद हो जाएगा और पुलिस उसे अपनी तहवील में ले लेगी। हो सकता है पुलिस वाले ही उसे खुर्द बर्द कर लें या वो हुकूमत के खजाने में पहुंच जाए। बहरहाल अब मुझे अपनी फिक्र थी, क्योंकि सुधा नगनी पुलिस को यह बयान जरूर देती कि उसका एक साथी भी है जिसका नाम रघु है और उसका हुलिया इस तरह का है। अगर एक बार मैं थाने पहुंच गया तो मेरा पाकिस्तानी जासूस होने का राज तश्त अज़बाम हो जाएगा। पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड और तस्वीर मौजूद थी। मैंने स्टेशन की इमारत से निकलकर अपने अकब में देखा। हजूम पीछे हट रहा था, शायद सुधा को थाने ले जाया जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सुधा से माफी मांगते हुए उसे अलविदा कहा और तेज तेज कदमों से चलता कुशादा बाजार के फुटपाथ पर लोगों के हजूम में गुम हो गया। बड़ौदा शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरी जेब में इस वक्त सिर्फ 8 रुपए थे, गले में मुकद्दस नक्श था और दूसरी जेब में सुधा नगनी का दिया हुआ सांप का मनका था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कीमती लाल मनहूस साबित हुआ। उसने एक तरफ हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था और दूसरी तरफ सुधा नगनी को इकदाम में कत्ल के जुर्म में थाने पहुंचा दिया था। मुझे सुधा के चहीते सांप बेटे पर भी गुस्सा आ रहा था। सुधा नगनी के साथ अपने एक्ट के इस दर्दनाक अंजाम पर मुझे अफसोस था, मगर मैं क्या कर सकता था। जिंदगी के इस स्टेज पर हर अदाकार अपना अपना रोल कर रहा था। हो सकता था कि मेरी जान बचाने के लिए सुधा अपनी जिंदगी कुर्बान कर डालती, लेकिन मुझे एतराफ है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसे आप मेरी खुद गर्जी समझ लें। मुझे अपनी जान सुधा नगनी से ज्यादा प्यारी थी, या ये समझ लें कि मैं अपनी जिंदगी को अपने मुल्क कौम की अमानत समझ रहा था।
फुटपाथ पर चलते हुए जब मैं काफी दूर निकल गया तो आगे एक कुशादा चौक आ गया। दिन का पहला पहर था। सड़कों पर काफी ट्रैफिक थी। दुकानें हर किस्म की चीजों से भरी हुई थी। कपड़े की दुकानें बहुत थी, कहीं कहीं शॉपिंग सेंटर भी थे। मैंने धोती और कुर्ता पहन रखा था, लेकिन मेरे लिबास की हालत बहुत खस्ता थी। मैंने बेंगलोर स्टेशन के प्लेटफार्म पर कुर्ता धोया था, लेकिन अब वो दुश्वार गुजार जंगलों के सफर के बाद जगह जगह से फट चुका था। मेरे सबसे बड़े दो मसले थे, एक ये कि कहीं से कुछ रकम हासिल हो जाए, दूसरा ये कि लिबास तब्दील किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं इस शहर को खैराबाद कहना चाहता था। कोल्हापुर के रेलवे स्टेशन पर मैंने नक्शे का जो चार्ट देखा था, उसके हिसाब से मुझे बड़ौदा से आगे अहमदाबाद जाना था। वहां से राजस्थान में दाखिल होकर उदयपुर पहुंचना था। उदयपुर से आगे रेगिस्तान था, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता था। मुझे इसी रेगिस्तान से भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। ये कोई इतना आसान काम न था, मगर मुझे ये काम हर कीमत पर करना था। बड़ौदा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से उदयपुर तक रेल जाती थी। उसके बाद सहरा का सफर शुरू हो जाता था। बड़ौदा से अहमदाबाद तक रेल में सफर करना खतरनाक था। कम अज कम मुझे यही शुबा था कि पुलिस को मेरे बारे में पता न चल गया हो। हालांकि इसका इम्कान सुधा के बयान के बाद बहुत ही कम था, फिर भी मैं अपने आप को बदतरीन हालात के मुकाबले में हर घड़ी तैयार रखना चाहता था। दो बातें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई थी। पहली बात ये कि पहाड़ों और जंगलों के मुसीबत से पुरसफर ने मेरे गोरे रंग को काफी संभला दिया था। दूसरी बात यह कि मुझे तामिल जबान पर काफी अबूर हासिल हो गया था। चुनाचे मैं अपने आप को बड़ी आसानी से तामिल साबित कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गलतां चौक क्रॉस करके दूसरी सड़क पर निकल आया। यहाँ एक स्टॉप पर बस खड़ी थी। इसका रुख स्टेशन की मुखालिफ सिमत में था। मैं बगैर कुछ सोचे समझे बस में सवार हो गया कि और कुछ नहीं तो रेलवे स्टेशन ही से दूर निकल जाऊंगा। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी और लोग बहुत बातें कर रहे थे। औरतें भी मर्दों के दरमियान बैठी हुई थी। फिर बस शोर मचाती एक तरफ रवाना हो गई। मैंने बस में दाखिल होते ही इसकी दीवार पर लगे रूट के चार्ट पर निगाह डाली तो वहां आखिरी स्टॉप के नुक्ते पर अंग्रेजी में टावर लिखा था। मैंने टावर का टिकट ले लिया जो 2 रुपए का था। टावर पहुंचकर कहां जाऊंगा ये मुझे मालूम न था। टावर पहुंचकर मैं बस से उतर गया। मुझे भूख सताने लगी थी। बाजार में एक जगह लंबी सी दुकान के बाहर कुछ पुरानी कारें और एक ट्रैक्टर खड़ा था। 2-3 मिस्त्री वहां काम कर रहे थे। दुकान के ऊपर गुजरात और हिंदी में गुजराती केसर बाग गिराज लिखा था। मैं सीधा गिराज के मालिक के पास चला गया। वो एक अधेड़ उम्र का मोटे पेट वाला जर्द रूह गुजराती था जो काउंटर के पीछे ऊंची गद्दी पर बैठा किसी को फोन कर रहा था और दरमियान में नजरें उठाकर मेरी तरफ भी देख लेता था। फिर फोन बंद करके मुझसे मुखातब हुआ, क्या चाहिए बोलो। मैंने करीब जाकर कहा, सेठ जी मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, यतीम हूँ, कोई संगी साथी नहीं, चाकरी की तलाश है, कोई काम मिल जाए तो बड़ी सेवा करूंगा। सेठ ने तिरछी नजरों से मुझे देखा और नफरत से हाथ झटक कर बोला, अबे चलो आगे लड़के, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अब मैंने मुकद्दस नक्श से काम लेने का फैसला कर लिया। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर एक निगाह अपने गले में लटके हुए नक्श पर डाली। फिर सेठ की आंखों में आंखें डालकर दिल में कहा, तुम मुझे मुलाजम रखो फौरन। जब मैंने उससे नजरें हटाई तो सेठ की काया पलट चुकी थी। उसका लहजा ही बदल गया था। सर पर रखी हिंदुवाना टोपी उतार कर अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और बोला, अरे तू घर पर काम करेगा बोल। हाँ सेठ साहब, क्यों नहीं करूंगा। सेठ ने अपने किसी नौकर को आवाज दी और कहा, दुनिया अबे इसे हवेली पर ले जा, सेठानी जी से कहना इसे खेत पर लगा दे। अरे जा, मेरा मुंह क्या तक रहा है। अरे तेरा नाम क्या है। राथन, मैंने जल्दी से कहा। इसी वक्त यही नाम मेरे ज़हन में आया था। ठीक है, जा दुनिया, इसे ले जा। दुनिया ने मुझे एक पुरानी फटीचर सी जीप में बिठाया और सेठ की हवेली की तरफ चल दिया। सेठ की हवेली शहर के मुज़फ़्फ़ात में खेतों के दरमियान वाक़ थी। मोटी जर्द रूह सेठानी ने मेरी तरफ नाक चढ़ा कर देखा। अबे दुनिया, पहले क्या नौकरों की कमी थी जो इसे ले आया। चल इसे खेत पर लगा दे। खेत में पहले ही से 2-3 आदमी काम कर रहे थे। मैं भी उनके साथ काम करने लगा। जब भूख ने बेहाल कर दिया तो मैंने एक मजदूर से पूछा, भोजन कब मिलेगा। एक मजदूर हंसकर बोला, अबे भोजन यहाँ ना ही मिले है। दोपहर भी गुजर गई, फिर तीसरा पहर हो गया। मैंने कुछ नहीं खाया था। वहां पड़े घड़े से मैं मिट्टी के प्याले में पानी पीने बैठा ही था कि हवेली की तरफ से सेठानी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। सांप, सांप ने काट लिया, अरे अरे दौड़ो, सांप ने काट लिया। दूसरे मजदूरों के साथ मैं भी हवेली की तरफ भागा।
सेठानी बुरी तरह रो रही थी। उसका 16-17 साल का लड़का किसी काम से हवेली के पिछले हिस्से में कोठरी में गया था कि उसे सांप ने डस लिया। वो लड़का तख्त पर लेटा रो रो कर कह रहा था, माता जी मुझे बचा लो, माता जी मुझे बचा लो। सांप के जहर ने असर करना शुरू कर दिया था और उस पर गनुदगी तारी होती जा रही थी। मैंने जल्दी से सुधा नगनी का दिया हुआ स्याह मनका निकाला और पूछा, सांप ने कहाँ काटा है? बैन करती रोती पीटती माँ ने अपने लखते जिगर की पिंडली से पजामा हटाते हुए कहा, यहाँ डसा है लड़के की पिंडली पर। सांप के दांतों के 2 नन्हे नन्हे निशान ऊपर नीचे बने हुए थे। मैंने मनका सांप के दांतों के निशान पर रख दिया और दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह इस मनके में असर डालना, मुझसे माँ का रोना नहीं देखा जाता। दोनों मजदूर, घर के नौकर और लड़के की माँ आंसू भरी निगाहों से मनके को तकने लगी। माँ तो बराबर रोए जा रही थी। वो नौकरों से बार बार कहती, अरे जाओ इसके पिता को बुला लाओ। मेरी निगाह मनके पर जमी हुई थी। फिर ये देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि मनका आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा था। सांप का मनका जहर चूस रहा था। देखते ही देखते मनका आलू बुखारे जितना हो गया, जबकि उसका असली हुजम बेर जितना था। चंद लम्हों बाद मनका जख्म से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से मनका उठाकर नचोड़ा तो उसमें से स्याह जहर टपकने लगा। लड़के ने आंखें खोल दी। मैंने उसी वक्त टाट का एक टुकड़ा मंगवाकर फर्श पर गिरे हुए जहर को अच्छी तरह साफ किया और उस टाट के टुकड़े को जमीन में दबा देने की हदायत की। जिस्म से जहर का असर जायल हो जाने से लड़के को होश आ गया और वो उठ बैठा। कुछ ना पूछे इसकी माता का क्या हाल था। वो मुझे बार बार सीने से लगाती और मेरा माथा चूम कर कहती, तुम भगवान के अवतार हो, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम्हें भगवान ने यहाँ भेजा है। मैंने कहा, माता जी मुझे भूख लग रही है। उसी वक्त मेरे आगे भोजन के 2 थाल लगा दिए गए। 2 कचौरियों, मिठाइयों और फलों से भरे हुए थे। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं तमाम कचौरियां और मिठाई चट कर गया। इतने में सेठ भी धोती संभालता वहां पहुंच गया। जब उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को सांप के जहर से बचा लिया है तो वो अपने बेटे से लिपट गया। फिर मुझे गले लगाकर बोला, राथन तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुम भगवान के अवतार हो। इसी वक्त मुझे गुस्ल कराया गया, नया कुर्ता पजामा पहनाया गया, बाजार से मेरे नाप का नया जूता मंगवा कर पहनाया गया, गले में फूलों के हार डाले गए और मुझे एक सफेद बिछोने पर बिठा दिया। इसी दौरान में नौकर स्टोर रूम से सांप को निकाल कर हलाक कर चुके थे। सेठ ने कहा, बिरजू की माता, ये वही सांप है जिसने आज सुबह स्टेशन पर टिकट बाबू को डसा था। कोई नागनी औरत इस सांप को लेकर शहर में उतरी थी। हे भगवान, तेरी कृपा से मेरे बच्चे की जान बच गई। मैं ये सब कुछ सुन रहा था। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वो सांप सुधा का सांप बेटा नहीं था। अगर वही सांप होता तो सबसे पहले मेरे पास आता, क्योंकि जंगल में सुधा ने उसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी। और सांप एक बार अगर किसी आदमी के जिस्म की बू सूंघ ले तो उसे कभी फरामोश नहीं करता। दूसरे, अगर ये वही सांप होता तो शायद मेरा मनका भी सेठ के लड़के की जान बचा नहीं सकता था। मेरा ख्याल सुधा नगनी के सांप बेटे की तरफ निकल गया। खुदा जाने वो कहाँ होगा। सबसे पहले वो उसके पास पहुंचेगा। सुधा नगनी का ख्याल आते ही मैं उदास हो गया। फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला सेठ की आवाज ने तोड़ दिया। वो पूछ रहा था, राथन बेटा, तुमने सांप का ये मनका कहाँ से लिया? ये जरूर तुम्हें किसी महाराशि ने दिया होगा। हाँ सेठ साहब, मैंने कहा, यह मनका एक महाराशि की मुकद्दस निशानी है। मैं इसे अपने पास से कभी जुदा नहीं करता। सेठानी अपने बेटे को मौसमियों का रस पिला रही थी। रस का एक गिलास मुझे भी दिया गया। रात को मेरा बिस्तर हवेली के आंगन में लगाया गया और ऊपर मच्छरदानी भी तान दी गई। रात को खाने में तरतराते हुए पराठे और बैंगन का भरता मिला। एक मुद्दत के बाद ऐसी खुराक मिली थी, डट कर पेट भरा और फिर ऐसा सोया कि होश ही ना रहा। आंख खुली तो आंगन में धूप भरी हुई थी। नौकर आगे पीछे फिरने लगे। सबसे पहले मैंने जेब में हाथ डालकर सुधा नगनी के मनके को देखा। वो मौजूद था। सेठानी आंगन वाले तुलसी के पेड़ को पानी दे रही थी। फिर उसने चिड़ियों के लिए चावल बिखेरे। मुझे मुसहरी से बाहर आते देखकर मेरी बलाएं ली। मैंने उम्दा खुशबूदार साबन से गुस्ल किया, कपड़े पहने और घर के मक्खन के साथ पराठा खाया और दूध का ताज़ा गिलास चढ़ाया। सेठ मुंह में मसवाक लिए अखबार पढ़ता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। लो सेठानी, देखो, काल वाली नागन औरत की तस्वीर छपी है। मैं आंगन वाले हैंड पंप के पास बैठा कुली कर रहा था। वहीं एक लम्हे के लिए ठिठक गया। फिर तौलिए से हाथ पूंछ कर सेठ के पास आ गया। सेठ ने मुझे अखबार देते हुए कहा, देखो राथन बेटे, ये वही नागन औरत है जिसके सांप ने कल रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू को डस लिया था। राम राम,
इस औरत की शक्ल देखो, बिल्कुल नागिन जैसी है। अखबार गुजराती जबान का था। पहले इस सफ़े पर सुधा नगनी की तस्वीर थी, जो हवालात की सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठी थी। मेरे दिल पर जैसे एक तीर सा लगा। सेठानी भी आ गई। सेठ मसवाक करते हुए बोला, अरे बिरजू की माँ, इस नागन के कब्जे से एक लाल भी बरामद हुआ है। लिखा है कि यह लाल सांप के बिल में होता है। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि अखबार में कहीं मेरा जिक्र तो नहीं। मैं गुजराती जबान नहीं पढ़ सकता था। मैंने सेठ साहब से पूछा, क्या ये नागनी अकेली थी? अरे नहीं बेटा, इसका एक सपेरा साथी भी हमरा था, वो फरार हो गया। उसका नाम रघु था। मैंने आहिस्ता से अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए पूछा, रघु के बारे में क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा है कि वो भाग गया और पुलिस उसकी तलाश में है। फिर वो मसवाक फेंक कर नलके की तरफ बढ़ता हुआ बोला, राथन बेटा, तुम यहाँ आराम करना, दुकान पर आने की जरूरत नहीं। सेठ का बेटा बिरजू अभी तक सो रहा था। शाम को वो डॉक्टर आए, उसे इंजेक्शन लगाया, दवा दी और एक डॉक्टर ने मुझसे मनका देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने उसे मनका दिखाया। थोड़ी देर तक दोनों डॉक्टर उसे घुमा फिरा कर देखते रहे। एक डॉक्टर ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, यह कोई फ्रॉड है, सेठ को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हकीकत में सांप जहरीला नहीं था। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था। गुजराती अखबार की इस खबर ने मुझे काफी परेशान कर दिया था कि सुधा हवालात में बंद है और पुलिस उसके साथी को शहर में तलाश कर रही है। सेठ जीप में बैठकर अपनी दुकान पर चला गया तो मैंने एक गुजराती नौकर से अखबार की खबर दोबारा पढ़वा कर सुनी। सुधा नगनी का एक जुर्म तो ये था कि उसने टिकट कलेक्टर पर सांप फेंक कर उसे हलाक करवाया और दूसरा जुर्म ये था कि उससे एक बेशकीमत लाल बरामद हुआ था, जो वो कर्नाटक के सरकारी अजायब घर से चुरा कर ला रही थी। ये सरियन नाइंसाफी थी, मगर मैं सुधा नगनी की कोई मदद नहीं कर सकता था। मुझे खुद अपनी फिक्र लाहक हो गई थी। सुधा नगनी से पुलिस ने मेरा हुलिया मालूम कर लिया था और ये सारा हुलिया अखबार में दर्ज था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि हवेली के लोगों की आंखों पर मेरे एहसानात का पर्दा पड़ा हुआ था। इलावा अजीम, मैंने गुसल खाने में जाकर शेव बनाते वक्त अपनी मूंछों को कतर कर बहुत छोटा कर लिया था, जो काफी बढ़ गई थी। अब मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहता था। इतनी मालूमात मैंने नौकर से हासिल कर ली थी कि बड़ौदा से अहमदाबाद को बसें भी जाती हैं, माल लेकर ट्रक भी जाते हैं और माल बरदार ट्रक रात को चलते हैं, जो अगले रोज दोपहर को अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। इसके लिए मुझे रकम की जरूरत थी। सेठानी से रकम वसूल करना कोई ज्यादा दिक्कत तलब काम नहीं था। दोपहर के खाने के बाद मैंने ड्रामा शुरू कर दिया। पहले उदास हुआ, फिर आंखों में आंसू भर लाया। सेठानी मेरे सामने बैठी, मुझे पंखा झेल रही थी। वो बेचारी नेक औरत परेशान हो गई। मैंने उसे बताया कि तरचनापुली में मेरी माँ सख्त बीमार है, मैं उसके इलाज के लिए पैसा कमाने आया था, खबर नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। सेठानी ने कहा, बेटा राथन, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हारी माता जी को रुपए भेज देती हूँ, वो अपना इलाज करवा लेंगी। मैंने आंसू पूछ कर कहा, माता जी वहां अकेली हैं, उसके पास कोई नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उन्हें देकर आ जाऊंगा। सेठानी ने पंखा हाथ से रख दिया और साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा खोलते हुए बोली, कितने पैसे चाहिए तुम्हें बेटा राथन? मैंने बड़ौदा से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से उदयपुर और वहां से आगे पाकिस्तान तक अपने अखराजात का मोटा मोटा हिसाब जहन में लगाया और कहा, बस सेठानी जी आप मुझे 1000 रुपए दे दें, मैं वापस आकर आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अरे बेटा इसकी जरूरत नहीं, तुम भी तो मेरे बिरजू हो, मैं अभी लाती हूँ। नेक दिल सेठानी 100 रुपए के 10 नोट रुमाल में लपेट कर ले आई और मुझे देकर कहा, बेटा राथन मुझे ये वापस नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाना, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि भगवान ने चाहा तो वापस जल्द आ जाऊंगा। फिर मैं वहां से निकला तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस मुजाफाती बस्ती में तरकारियों के खेतों में से जो सड़क शहर की तरफ जाती थी, उस पर होता हुआ एक बस स्टॉप पर आ गया। यहाँ लोगों से पूछता पूछाता इस अड्डे पर पहुंचा जहाँ से बसें अहमदाबाद को जाती थी। जिस तरह हिंदुस्तान के हर शहर में लारियों के अड्डों पर रश होता है, यहाँ भी था। पहले ख्याल आया कि रात को कोई माल बरदार ट्रक पकड़ूं, फिर सोचा कि इतनी एहतियात कहीं किसी मुसीबत में न फंसा दे। खुदा पर भरोसा करके अहमदाबाद शहर का एक टिकट खरीदा और बस में सवार हो गया। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी। इस बस को दूसरे रोज सुबह अहमदाबाद पहुंचना था। बस बड़ौदा के मुज़फ़्फ़र से निकलकर हरे भरे खेतों, आम पपीतों के बागों और नदी नालों को अबूर करती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी।
मैंने मुसाफिरों का गहरी नज़र से जायजा लिया। मुझे बस में कोई भी CID का आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी तजुर्बाकार कमांडो निगाहें मुझे यही बता रही थी कि बस के अगले हिस्से में कुछ औरतें बैठी हैं। 2 घंटे बाद बस एक कस्बे में थोड़ी देर के लिए ठहरी और फिर चल पड़ी। यूं ही शाम हो गई। बस अमरेली तलिया के शहर में 1 घंटा रुकी रही। यहाँ मुसाफिरों ने खाना खाया। मैं भी एक दुकान नुमा होटल में घुस गया और कोने वाली मेज पर बैठकर खाना खाने लगा। बस यहाँ से रवाना होकर 9 बजे किसी गुमनाम से कस्बे में सड़क के किनारे रुक गई। यहाँ चाय पी गई। गरज इसी तरह रुकते चलते आराम करते रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज निकल रहा था कि बस अहमदाबाद शहर में दाखिल हो गई। मैं गैर मारूफ से होटल में ठहर गया। यहाँ एक दुकान से डायरी खरीदी जिसमें राजस्थान का नक्शा बना हुआ था। आगे राजस्थान का इलाका शुरू होने वाला था और मेरी मंजिल उदयपुर थी, जहां से मुझे सहराई इलाका अबूर करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना था। मैंने एक कागज पर इस सारे इलाके का छोटा सा नक्शा बना लिया और खास खास जगहों पर निशान लगा लिए और उन्हें जहन में बिठा लिया। उदयपुर के ऊपर जोधपुर का मशहूर शहर था। ये दोनों शहर थर के वसी व अरीज सहरा में वाक़ थे और पाकिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर नहीं थे। उदयपुर पाकिस्तानी सरहद से ज्यादा करीब था। मैंने यही सोच रखा था कि उदयपुर पहुंचकर कुछ ऐसी चीजें खरीद लूंगा जो मुझे सहराई सफर में काम आ सकती हों। दोपहर का खाना खाकर मैं शहर के एक गुंजान तिजारती मरकज में निकल आया। इलाका लाहौर का डब्बी बाजार से मिलता जुलता था। मैं अब अपने कुर्ते पजामे से निजात हासिल करना चाहता था। चुनाचे एक दुकान से मैल खोरे रंग की जीन्स, इसी कलर की एक जैकेट और जॉगिंग शूज खरीदे। अहमदाबाद से ये चीजें ज्यादा बेहतर मिलती थी। बाकी चीजों की खरीद मैंने उदयपुर पर उठा रखी। हाँ, एक खंजर, छोटी सी नोटबुक और सिगरेट लाइटर भी खरीद कर जेब में रख लिए। ये सब रास्ते में काम आने वाली चीजें थी। होटल के कमरे में मैंने रात को कुर्ता पजामा उतार कर जैकेट और तंग पतलून पहन ली। सुधा नगनी का दिया हुआ सांप का मनका, छोटी नोटबुक, लाइटर और बाकी बचे हुए करेंसी नोट और खंजर वगैरह अच्छी तरह संभाल कर रख लिए। मैं सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता था क्योंकि उदयपुर जाने वाली लारी 4:30 बजे सुबह चलती थी। पुराने कपड़ों की गठरी सी बनाकर मैंने साथ रख ली। रात में अच्छी तरह नहीं सो सका। मुंह अंधेरे, दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज और एक मंदिर से घंटियों और आरती पूजा के भजन गाने की आवाजें बुलंद हुई तो मैं उठकर बैठ गया। बाथरूम में जाकर गुस्ल किया और पुराने कपड़ों की गठरी उठाकर चुपके से होटल के अकबी दरवाजे से बाहर निकल आया। बाजार सुनसान पड़े थे। रक्षा मिल गया जिसने मुझे लारी के अड्डे पहुंचा दिया। लारी अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था। टिकट लेकर मैं भी बस में बैठकर यूं ही ऊँगने लगा, मगर गोशाए चश्म से माहौल का बराबर जायजा ले रहा था। बस सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो गई। जब सूरज निकला तो बस एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिसके दोनों जानिब कभी खेत आ जाते और कभी रेतला मैदान शुरू हो जाता। थर का सहराई इलाका शुरू हो गया था। आगे चलकर पंजाब की तरह के कच्चे कच्चे मकान दिखाई देने लगे। यहाँ नारियल की बजाय खजूरों के दरख्त की बहुतायत थी। दूर कभी कोई ऊंट भी नजर आ जाता था। ये राजस्थान की लैंडस्केप थी। उदयपुर के शहर राजपूतों की अजमत रफ्ता की मखसूस यादगार था। ढलते सूरज की तिरछी नीम हल्की किरणें दूर ऊंचे टीलों पर बने हुए पुराने किलों और कदीम महलात की बुर्जियों को चमका रही थी। गल मुच्छों वाली, मूंछों और ऊपर को चढ़ी हुई घनी दाढ़ियों वाले राजपूत बूढ़े कांधों पर रंगीन चादरें डाले सड़क पर चले जा रहे थे। सड़कों पर मोटर कारें, साइकिल और रिक्शे भी दिखाई दे रहे थे। मैं लारी अड्डे के मुसाफिर खाने में एक बेंच पर खामोश बैठा अपने अगले और आखिरी मिशन के बारे में सोच विचार कर रहा था। यह मिशन भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। मैं इस रास्ते से नावाकिफ था, लेकिन मेरा कमांडो अज़म और इरादा मेरा हौसला बढ़ा रहा था। अपने लिबास से मैं कोई शिकारी लग रहा था। थर के सहरा में अक्सर शिकारी हिरन का शिकार करते हैं। ये बॉर्डर का शहर था। यकीनन यहाँ CID के आदमी मौजूद थे। वो किसी भी लिबास में हो सकते थे। मैं बड़ा चौकस था। अगरचे मेरा लिबास लोगों को ख्वाह मुखा मेरी तरफ मुतवज्जे करता था, लेकिन मुझे एक फायदा भी हासिल था। मैं तमिल जबान बोलकर अपने आप को तमिल या कर्नाटक का शिकारी साबित कर सकता था। कोई गैर मुल्की जासूस कितना ही चालाक और लायक क्यों न हो, वो तमिल जबान मुश्किल ही से बोल सकता था। ये आम मामूल के खिलाफ बात थी। शाम हो रही थी। मैं आधी रात के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना होना चाहता था। चुनाचे मैं एक रिक्शे में बैठकर शहर आ गया। शहर जदीद और कदीम दोनों तहजीबों का मंदिर पेश कर रहा था। इसी इलाके के कोने पर जहां वीरान सहराई मैदान शुरू हो जाता था, मैंने राजा राम होटल में कमरा ले लिया।
میں نے ہوٹل والے سے تامل زبان میں بھی بات کی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کرناٹک کا رہنے والا خالص ہندوستانی ہوں۔ پھر اسے ہندی میں بتایا کہ میں اپنی شکاری پارٹی کا انتظار کر رہا ہوں جو بیکانیر سے آ رہی ہے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر نوٹ بک سے نقشہ نکال کر دیکھنے لگا۔ کمرے کی کھڑکی سے سڑک نظر آ رہی تھی، وہاں سے کچھ فوجی ٹرک گزرتے دیکھے تو سوچنے لگا کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ یہاں بھارتی فوجی چوکیاں بہت ہوں گی، لیکن صحرا میں بارڈر کراس کرنے کے مواقع بھی بہت مل جاتے ہیں۔ نقشے پر صحرا دکھائی دیا گیا تھا، باقی کسی گاؤں وغیرہ کا نام نہیں لکھا تھا۔ یہ عام سا نصابی نقشہ تھا جس کو میں نے بڑی نوٹ بک سے اپنی چھوٹی نوٹ بک پر نقل کر لیا تھا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف چودھری صاحب نے مجھے جو اپنا خاص خفیہ کوڈ نمبر بتایا تھا وہ مجھے زبانی یاد تھا۔ انہوں نے میرا خفیہ نام درویش رکھا تھا جس کے بارے میں سوائے چودھری صاحب کے اور میرے تیسرے شخص کو خبر نہیں تھی۔ ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا۔ میں نے نوٹ بک جیب میں رکھ لی اور سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ کش لیتا ہوا نیم دراز ہو گیا۔ اچانک ہوٹل کے نیچے لوگوں کا شور سا سنائی دیا۔